नाजरीन, 21 अक्टूबर को इंतखाबात हुए। महाराष्ट्र हरियाणा में लोगों ने अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल किया। तमाम तर सियासी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। अब 21 अक्टूबर को हुए इम्तहानात के नताइज कल यानी 24 अक्टूबर को आने हैं। आपको बता दें, न्यूज़ 18 उर्दू पर हम आपको सबसे सही, सबसे तेज, क्लियर और ऑथेंटिक रिजल्ट हब के थ्रू बताते हैं। अब रिजल्ट हब की क्या कुछ तैयारियां कल के अहम दिन के हवाले से बताएंगे हमारे साथी अबू हुरैरा। जी हुरैरा। बिल्कुल मुनज़्ज़ा, बहुत शुक्रिया। जाहिर सी बात है कि कल फैसले का दिन है और उससे पहले नेटवर्क 18 की तैयारियां बिल्कुल मुकम्मल हो चुकी हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो इस वक्त हम न्यूज़ 18 के रिजल्ट हब में मौजूद है और वहां पर क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं, क्या कुछ हलचल है नतीजे से पहले की, वो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि महाराष्ट्र के लिए कल का दिन बहुत अहम है। महाराष्ट्र की 288 सीटों के नताइज कल आएंगे। कल सुबह 7 बजे से लगातार हम लोग इन पूरे नतीजों को कवर करेंगे। सबसे पहले रुझानात आने शुरू होंगे और रुझानात के बाद एक तरह से नतीजे आना शुरू हो जाएंगे और हमेशा की तरह न्यूज़ 18 उर्दू सबसे पहले और सबसे सटीक नतीजे अपने नाजरीन तक पहुंचाएगा। आखिर किस तरह की इस बार तैयारियां हैं और कितनी मुनज़्ज़म तैयारियां की गई हैं, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ नेटवर्क 18 के ग्रुप एडिटर राजेश रैना साहब खुद मौजूद हैं, जिनके मातहत ये तमाम तैयारियां हर बार की जाती हैं। इस बार क्या कुछ तैयारियां, हम खुद राजेश रैना जी से बात करेंगे। राजेश जी, कल फैसले का दिन है, स्टेज सजकर तैयार है। किस तरह की तैयारियां हैं इस बार? क्या इस बार भी हम सबसे पहले और सबसे सटीक नतीजे देने जा रहे हैं? उसमें कोई शक ही नहीं है। जब इलेक्शन कमीशन अनाउंस करता है इलेक्शन का, तभी से हमारी तैयारी शुरू हो जाती है। बिल्कुल। तो आज आप देखेंगे कि जो 2 स्टेट्स हैं उसमें 260 के आसपास, 261 के आसपास काउंटिंग सेंटर्स हैं जी, और 361 के आसपास काउंटिंग सेंटर्स हैं। उसमें हमने 400 लोग लगा के रखे हैं और वो 400 लोग हमारे रिपोर्टर्स हैं, स्ट्रिंगर्स हैं, अपना मैन पावर है। और हम डेटा किसी थर्ड पार्टी से नहीं लेते हैं, किसी एजेंसी से नहीं लेते हैं। हम अपने लोगों पर विश्वास करते हैं, इसीलिए हम हमेशा नंबर 1 रहते हैं और कल भी हम नंबर 1 रहेंगे और सबसे एक्यूरेट रहेंगे और क्रेडिबल रिजल्ट हम दे देंगे। बिल्कुल, क्योंकि हम देखते हैं कि मीडिया की इस भीड़ भाड़ में, चैनलों की इस भीड़ भाड़ में हमेशा हम नंबर 1 रहते हैं। इस बार भी नंबर 1 के लिए चैलेंज तो हमारे सामने है। ये किस तरह की तैयारियां हैं इस बार, अगर हम बात करें? देखिए, पूरी तैयारी के साथ हम उतरते हैं फील्ड में जब भी इलेक्शन का दिन होता है और इसका पूरा श्रेय जो है, जो पूरा इसका क्रेडिट जाता है, वो हमारी टीम को जाता है, जो काउंटिंग सेंटर से डायरेक्ट हमें इतला देती हैं किसी भी ट्रेंड के बारे में या रिजल्ट के बारे में। और काउंटिंग सेंटर से स्क्रीन तक आ जाने में जो रिजल्ट है उसमें सिर्फ 3 या 4 सेकंड लगते हैं। बिल्कुल। तो आप देखिए, इतने कंप्यूटर सिस्टम, 50 लोग बैठे हैं यहाँ पे, कॉल सेंटर है यहाँ पे। इसी कॉल सेंटर में डायरेक्ट आएगा काउंटिंग सेंटर से एक कॉल और यहाँ जो ऑपरेटर होगा कॉल सेंटर में, वो 3 क्लिक करेगा और 3 क्लिक से 3 सेकंड में रिजल्ट स्क्रीन पे आ जाएगा। बहुत शुक्रिया सर। तो सिर्फ 3 सेकंड में रिजल्ट मिलेगा न्यूज़ 18 के तमाम नाजरीन को, चाहे महाराष्ट्र के नाजरीन हो या हरियाणा के नाजरीन। सिर्फ 3 सेकंड में हम अपने नाजरीन तक रिजल्ट पहुंचाएंगे। और जिस कॉल सेंटर की हम बात कर रहे हैं, रिजल्ट हब की बात कर रहे हैं, आखिर क्या कुछ, किस तरह की तैयारियां की गई हैं और किस तरह से ये नतीजे हम आप तक पहुंचाएंगे, ये भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। सर, किस तरह से ये नतीजे पहुंचाए जाएंगे, अगर हम इस स्क्रीन की बात करें, जो हमारे रिपोर्टर हैं, किस तरह से फील्ड से वो जो अपडेट होगा वो आप तक पहुंचाएंगे? जी हुरैरा, मैं आपको बताऊं कि ये न्यूज़ 18 की तारीख़ रही है कि एक ऐसा मुकम्मल निज़ाम बनता है जो इंतखाबी नताइज को आवाम और ख़वास तक पहुंचाता है। तमाम वोटर, तमाम शहरी, यहाँ तक के तमाम उम्मीदवार और तमाम पार्टियाँ, उनकी नज़रें न्यूज़ 18 पर लगी रहती हैं, क्योंकि हमारा जो बड़ा नेटवर्क है और तमाम इंतखाबी नशिस्तों, तमाम असेंबली की सीटों तक हमारा अपना खुद का एक नुमाइंदा मौजूद होता है और वो नुमाइंदा बराह रास्त हमारे इस रिज़ल्ट अपडेट टीम को, जो कि हैदराबाद हेडक्वार्टर में मुक़ीम होता है, वहाँ सिर्फ एक फ़ोन कॉल के ज़रिए से हमको अपडेट देता रहता है और नतीजा ये है कि 3 या 4 सेकंडों में हमको वहाँ का नतीजा हमको सबसे पहले मिलता है। बिल्कुल, जाहिर सी बात है, हम उस स्क्रीन के जरिए भी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से डिस्ट्रिक्ट वाइज हमारे पास नतीजे आना शुरू होंगे। सबसे पहले रुझान आएंगे, उसके बाद फिर हल्के के एतबार से हम उन्हें देखेंगे किस डिस्ट्रिक्ट में कितने हल्के हैं, असेंबली के हल्के हैं, और उसके बाद फिर कौन कौन से कैंडिडेट हैं उस पर हमारी नजर रहेगी और कौन लीड कर रहा है और कौन जीत चुका है। सबसे पहले ये एक सिस्टमेटिक तरीका है जिसके जरिए हम अपने नाजरीन तक ये रुझान और नतीजे पहुंचाएंगे। क्या कुछ, अगर इसके बारे में हम समझना चाहें, खालिद साहब अपने नाजरीन तक समझाना चाहें अपने नाजरीन को, तो क्या कुछ इसका सिस्टम है?
मैंने जैसा कि बता रहा था कि किसी भी असेंबली कंस्टिट्यूएंसी के पास हमारा अपना एक नुमाइंदा मुकर्रर होता है, और जैसे ही कोई भी इंतखाबी लीड या रुझान मिलता है तो वो मकामी सतह पर उसको देख करके, जांच करके मकाम ही से हमारे यहाँ दफ्तर को फ़ोन करता है। वो इस बात का इंतज़ार नहीं करता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बाज़ाब्ता और सरकारी तौर पर उसका ऐलान करे। नतीजा ये होता है कि बाज़ाब्ता ऐलान होने से पहले हम तक ये नतीजा मिल जाता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। तो नतीजे सबसे पहले हमारे पास आते हैं और उसके बाद नतीजों का एक तरह से ऐलान होता है, लेकिन हम आपको बताते चलें कि हमेशा की तरह सबसे पहले और सबसे सटीक पहले रुझानात और उसके बाद नतीजे आना शुरू हो जाएंगे। और न्यूज़ 18 पर सबसे पहले ये रुझानात हमेशा की तरह इस बार भी हम पहुंचाएंगे। सीधे स्टूडियो चलते हैं मुनज़्ज़ा के पास। हुरैरा, कल भी हर बार की तरह न्यूज़ 18 उर्दू जो है अपने नाजरीन को सबसे तेज और सबसे क्रेडिबल नताइज जो है रिजल्ट हब के थ्रू पहुंचाएंगे। बेहद शुक्रिया हुरैरा आपका। आगे बढ़ते हैं। असेंबली इंतखाबात के लिए 21 अक्टूबर को राय दही अमल में आई। अब सबकी निगाहें 24 अक्टूबर को राय शुमारी की तरफ लगी हुई हैं। नांदेड़ शुमाल और नांदेड़ जनूब असेंबली हल्के से की गई राय दही के बाद शहर के गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को रखने के लिए स्ट्रांग रूम बनाया गया है। स्ट्रांग रूम में मशीनों की हिफाजत के लिए पुलिस के 3 अलग अलग इदारों के सिक्योरिटी एहलकारों का तैनात किया गया है, जिसमें मकामी पुलिस के अलावा स्पेशल सिक्योरिटी गार्ड और स्टेट रिजर्व पुलिस की कंपनियां शामिल है। नांदेड़ शुमाल असेंबली हल्के से कांग्रेस के डीपी सावंत का मुकाबला शिवसेना के बालाजी कल्याणकर, एमआईएम के फिरोज खान लाला, वंचित बहुजन अघाड़ी के मुकुंद चावरे के साथ है। नांदेड शहरातील नांदेड उत्तर आणि दक्षिण या 2 विधानसभा मधील ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅट स्ट्रॉंग रूम या ठिकाणी आहे। या ठिकाणी 12-12 तासाच्या ड्युटी असून त्यामध्ये पोलीस निरीक्षक त्याचे इन्चार्ज आहे। नांदेड सिटी आणि इतवारा डिव्हिजन हे दोघेही यामध्ये पूर्णपणे सतर्कपणे काम पाहत आहेत। दिवसातून दर 2 तासाला हे गार्ड चेक होत आहे आणि कोणताही अनुचित प्रकार घडणार नाही या दृष्टीने पोलीस यंत्रणा पूर्णपणे सज्ज आहे। अकोला में असेंबली इंतखाबात को लेकर कल यानी 24 अक्टूबर को नताइज का ऐलान होगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी होने वाली हतमी वोटिंग फीसद की रिपोर्ट ने एमआईएम की मुश्किलों में इजाफा कर दिया है। पेश एक रिपोर्ट। 21 अक्टूबर को वोटिंग की कार्रवाई मुकम्मल हो चुकी है। अब सबकी निगाहें 24 अक्टूबर यानी कल आने वाले इंतखाबी नताइज पर लगी हुई है। शुरुआत में एक मुश्त मुस्लिम वोटिंग बालापुर इंतखाबी हल्के से एमआईएम उम्मीदवार डॉक्टर रहमान खान की तरफ जाता दिखा और दीगर उम्मीदवारों की वोटिंग जात पात की बुनियाद पर बंटने से पतंग की दावेदारी मजबूत मानी जा रही थी। ताहम इलेक्शन कमीशन की तरफ से हतमी वोटिंग फीसद की रिपोर्ट ने एमआईएम की मुश्किलों में इजाफा कर दिया है। इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक इलाके में 65% वोटिंग के साथ कुल 1,94,345 वोटिंग हुई, जिसमें एमआईएम को 40 से 42 हजार वोट मिलने की उम्मीद है, जबकि बचे हुए 1,52,000 वोटों में से एमएनसीपी, शेतकरी संगठन और दीगर उम्मीदवारों को 50,000 वोट मिल सकते हैं। 1 लाख वोटों में शिवसेना के नितिन देशमुख और वंचित अघाड़ी के धीरेवर्धन खोड़कर में कांटे की टक्कर होने का अंदाजा लगाया जा रहा है। माहिरीन के मुताबिक अगर बालापुर इंतखाबी हल्के में वोटिंग फीसद कम होता तो शायद एमआईएम के जीतने की उम्मीद ज्यादा होती, लेकिन वोटिंग फीसद में इजाफे से सियासी तालमेल बिगड़ चुके हैं, जिसका सीधा फर्क एमआईएम को होता हुआ दिख रहा है। बहरहाल कामयाब होने वाले उम्मीदवार की किस्मत का फैसला 24 अक्टूबर को ही देखने को मिल सकता है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए अकोला से रिजवान खान की रिपोर्ट। महाराष्ट्र में अगली हुकूमत किस इत्तेहाद की बनेगी, ये मंजर 24 अक्टूबर को वाज़ेह हो जाएगा। लेकिन जिस अंदाज में सियासी पार्टियों के दरमियान तोड़जोड़ की सियासत हुई, सियासी मंजरनामे पर इत्तेहाद और इख्तलाफ के खेल खेले गए, रियासत के अवाम को गुमराह किया गया। हर पार्टी ने अपनी डफली, अपना राग अलापा। इसमें कोई शुबा नहीं कि शिवसेना बीजेपी इत्तेहाद के मुकाबले में एनसीपी कांग्रेस भी साथ आए, लेकिन इंतखाबी जंग में तो बीजेपी सेना इत्तेहाद ही हावी नजर आया। चुनावी घमासान में बाजी मारने वाले नताइज में भी बाजी ले जाएंगे या शरद पवार का जारहाना मौक़िफ़ अपना रंग दिखाएगा,
ये सब 24 अक्टूबर को वाज़ेह हो जाएगा, लेकिन मुस्तकबिल में हुकूमत किसके हाथ में होगी उस पर सियासी मुबस्सिरीन की राय कुछ इस तरह है। जिस तरह के हालात दिखाई दिए पूरे महाराष्ट्र में, उससे तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी फिर से सरकार बनाने जा रही है। जहाँ तक महाराष्ट्र में देखा गया कांग्रेस एनसीपी, ऐसा लग रहा है कि ये दोनों पार्टियों ने अपनी तलवार मैन कर दी। उनको भी लग रहा है कि हम पावर में नहीं आ सकते, इसलिए वो उनका जो फोकस था गिने चुने सीट के ऊपर था, जो अपने नज़दीक के रिश्तेदार उन्हीं के पास। बाकी मराठवाड़ा में तो ये लोग यहाँ पर भटके कोई भी नज़र नहीं आया, किसी की यहाँ बड़ी पॉलिटिकल सभा नहीं हुई। सिर्फ राहुल गांधी लातूर ज़िले में औसे में आकर एक सभा करके चले गए। सिर्फ शिवसेना बीजेपी इत्तेहाद ने ही सरकार बनाने के लिए वोट मांगे थे। इन दोनों का इत्तेहाद था। कांग्रेस और एनसीपी अपने बका की लड़ाई लड़ रही है, तो उन्होंने हुकूमत बनाने के लिए वोट मांगा, मुझे ऐसा नहीं लगता। और दूसरी अहम बात यह है कि कांग्रेस और एनसीपी का इत्तेहाद इस इलेक्शन में ज़रूर था, लेकिन ईडी की कार्रवाई जो शरद पवार के ऊपर हुई उसके बाद, और दूसरे जो महाराष्ट्र में सैलाब की सूरत हाल हुई थी, उसके अंदर भी जो है देवेंद्र फडणवीस गवर्नमेंट का जो है परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा। तो उस बेल्ट में जो है मराठा लॉबी क्या काम करती है, मराठा वोट किधर जाते हैं, क्योंकि आरक्षण के नाम को लेकर और शिवाजी महाराज के स्टेचू को बनाने के नाम पर लेकर भी इन्होंने जो है शिवसेना भारतीय जनता पार्टी ने जो है कुछ अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया। तो इसका क्या नतीजा आता है ये इलेक्शन में देखा जाएगा। महाराष्ट्र में हुकूमत भारतीय जनता पार्टी ही बनाएगी और इसके इम्कान इसलिए ज़्यादा है कि लोगों का, भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं उनका काम बहुत सिस्टम से चला, बहुत वो हुआ। लेकिन एक इम्कान इस बात के भी है कि शरद पवार की मकबूलियत में ईडी के बाद में इजाफा हुआ और कुछ रिजल्ट चौंका देने वाले आ सकते हैं, लेकिन फिर भी वो इस मौक़िफ़ में नहीं रहेंगे कि हुकूमत तश्कील दे सकें। औरंगाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में ठेकेदारी करने वाले 150 से ज्यादा छोटे ठेकेदार पिछले 21 रोज से म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के रूबरू हड़ताल पर बैठे हैं। उनका इल्जाम है कि म्युनिसिपल कमिश्नर छोटे ठेकेदारों के साथ इम्तियाजी सलूक कर रहे हैं। पिछले 6 महीने से इन गुतादारों को उनके कामों के बकायाजात नहीं मिल पाए हैं। गुतादार संगठन का मुतालबा है हर छोटे ठेकेदार को कम से कम 15 लाख रुपए बकायाजात मिलना चाहिए, लेकिन कमिश्नर महज 1-2 लाख देकर गुतादारों को बहलाने की कोशिश कर रहे हैं। उन गुतादारों ने बिलों की मुकम्मल वसूलियाबी तक हड़ताल पर डटे रहने का इंतबाह दिया है। 3 तारीख से उपोषण को बैठे हैं। 2 बार आयुक्त साहब ने हमको 2 बार मिल के गए। उसके बाद उन्होंने बोले हमसे चर्चा करें। हमने 15-15 लाख की मांगनी करे थे और उसके अलावा एक गुत्तेदार के नाम के ऊपर 2-3 एजेंसियों ने काम करी हुई, उनसे वो भी चर्चा करे। उन्होंने वो भी कबूल कर लिए कि तुम नामा लिख के दे दो। हमने नामा लिख के देने के बाद कम से कम 15 दिन हो गए। 15 दिन होने के बाद अभी तक आयुक्त साहब ने कुछ भी नहीं करे और उसके बाद हमारे पास आए भी नहीं आयुक्त साहब। हमारे उपोषण को 21 दिन हुए। हमारी डिमांड एक ही है, हम सबको 15-15 लाख रुपये होना चाहिए और बाकी जो जिसका जो 1.5 कोटी 2 करोड़ पेमेंट है उनको तुम 30% दे दीजिए। हमारे कम से कम 150 गुत्तेदार को पेमेंट नहीं मिले हुआ है। औरंगाबाद में खिदमत हुजाज कमेटी की जानिब से हज 2020 के ऑनलाइन हज दरख्वास्त फॉर्म भरने का सिलसिला जारी है। अब तक 600 ऑनलाइन फॉर्म भरे जा चुके हैं। कमेटी के जिम्मेदारों का कहना है कि आज़मीन की सहूलत के लिए तमाम तर इंतजामात एक ही छत के नीचे किए गए हैं। ऑनलाइन हज दरख्वास्त फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 10 नवंबर मुकर्रर है। फरीज़ा हज अदा करने के ख्वाहिशमंद अफराद मुकर्रर तारीख से पहले जूना बाजार पटेल ऑर्किड में वाक़े हज कमेटी के दफ्तर से रुजू कर सकते हैं। वाज़ेह रहे पिछले साल औरंगाबाद शहर से 1200 आज़मीन ने फरीज़ा हज अदा किया था। हाजियों की खिदमत करती है और फी सबीलिल्लाह, और हम लोग ने अभी तक 10 अक्टूबर से आज तक के मतलब गुज़िश्ता कल तक जो है तो 600 से ज़ायद फॉर्म भर चुके हैं और वो पूरे ऑनलाइन भरे हैं। और ये फॉर्म के लिए जो है तो जो हाजियों को दस्तावेज लाना पड़ता है उसमें जो है तो एक पासपोर्ट, ओरिजिनल पासपोर्ट स्कैन करने के लिए, और उनके साथ में 3.5 बाय 3.5 की वाइट बैकग्राउंड की फ़ोटो और एक पासबुक जो अपने IFC कोड वाला बैंक हो, और उसके बाद में जो है तो एक आपकी जो है तो ब्लड ग्रुप, ये 4 चीज़ों मुहैया होना चाहिए। उसमें हम लोग ऑनलाइन वो फॉर्म भरते हैं।
नांदेड़ में पिछले एक हफ्ते के दौरान पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी के 2 मामले सामने आए हैं। पुलिस ने इन दोनों मामलों में मुलव्विस दोनों मुलजमीन को फौरी हिरासत में ले लिया है और उनके खिलाफ मजहबी जज्बात को भड़काने से मुतल्लिक ताज़रात हिंद की मुतअद्दिद दफात के तहत केस दर्ज किया गया है। इसी सिलसिले में आज मुख्तलिफ मिली और समाजी तंजीमों के जिम्मेदारान ने नांदेड़ के जिला एसपी से मुलाकात की और उन्हें शान रिसालत में गुस्ताखी से मुतल्लिक पेश आ रहे वाकयात से मुसलमानों के मजहबी जज्बात पहुंच रही ठेस के बारे में वाकिफ करवाया और इन हरकतों में मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया। गुज़िश्ता चंद दिनों पहले जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से कुछ नाज़ेबा कलिमात और कमेंट्स सोशल मीडिया पे जो वायरल हुए थे, उसके ताल्लुक़ से यहाँ पर पूरे नांदेड़ और पूरे कुल जमाती एतबार से सारे ही अहबाब जमा हुए। एसपी साहब से उन्होंने बात भी की है और एसपी साहब ने इस सिलसिले में काफ़ी तफसीलात भी रखी और अच्छी कार्रवाइयों का तयक़ुन भी दिलाया है। और हमारी कोशिश तो ये है कि इन नौजवानों के पीछे जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी हम पर्दे के सामने लाना चाहते हैं और उनका भी हम ब्रेन वॉश करेंगे कि वो आगे में इस तरह की जो है हरकतें न करें। तवील इंतजार के बाद कर्नाटक के साबिक वजीर और कांग्रेस के सीनियर लीडर डीके शिवकुमार को जमानत मिल गई है। आज दिल्ली कोर्ट ने डीके शिवकुमार की जमानत मंजूर की। शिवकुमार गुज़िश्ता 50 दिनों से दिल्ली की तिहाड़ जेल में कैद हैं। अदालत ने आज उन्हें मशरूत जमानत मंजूर करते हुए 25 लाख रुपए के मुचलके और 2 गवाहों की शर्त पर बेल मंजूर किया है। वाज़ेह रहे, हवाला रकम के मामले में दिल्ली में एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने डीके शिवकुमार को गिरफ्तार किया था। इस गिरफ्तारी के बाद कर्नाटक भर में कांग्रेस के कारकुनों की जानिब से मोदी हुकूमत के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज देखने को मिला था। अब जमानत मिलने के बाद कांग्रेस और जेडीएस के लीडरों ने खुशी का इजहार किया है। कर्नाटक में हजरत टीपू सुल्तान शहीद के नाम पर एक बार फिर सियासत की जा रही है। बीजेपी के एक एमएलए ने टीपू सुल्तान के सबक को स्कूल के निसाब से हटाने का मुतालबा किया है। मुड़केरी के रुकन असेंबली अपचू रंजन ने ये मुतालबा किया है। इस सिलसिले में उन्होंने रियासत के वजीर तालीम सुरेश कुमार को खत लिखा है। अपचू रंजन का कहना है कि टीपू सुल्तान हिंदू मुखालिफ हुक्मरान था, कई मंदिरों को मुनहदम किया, इसलिए टीपू सुल्तान का सबक स्कूल के निसाब से हटाया जाए। वाज़ेह के चंद दिन कबल रियासत की बीजेपी हुकूमत ने सरकारी सतह पर टीपू जयंती यानी टीपू सुल्तान का यौम पैदाइश न मनाने का फैसला लिया है। कर्नाटक में इक़्तिदार की तब्दीली का असर अलामीन तालीमी इदारे पर भी देखने को मिल रहा है। अब यहां एक के बाद एक बीजेपी लीडरों के दौरे हो रहे हैं। विजय संकेश्वर के बाद बीजेपी के एक और सीनियर लीडर और रुकन असेंबली सीएम उदासी ने बेंगलुरु में अलामीन एजुकेशन सोसाइटी का दौरा किया। सीएम उदासी ने तालीम के मैदान में अलामीन इदारे की खिदमत की सताइश की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मुस्लिम समाज में लड़कियों की तालीम की जानिब खास तवज्जो दी जाए। इस मौके पर कर्नाटक रियासती अक़लियती कमीशन के साबिक चेयरमैन खुसरो कुरैशी, कर्नाटक उर्दू एकेडमी के साबिक चेयरमैन डॉक्टर अमजद हुसैन हाफिज कर्नाटकी और दीगर मौजूद थे। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो उर्दू के लोगों की 2 लाख से ज़्यादा बच्चे पढ़ने का कहीं भी मैं देखा नहीं था। वैसे में तो देश भर में इनका शाखा है, बोलते हैं बहुत सारा अच्छा काम कर रहे हैं। इससे उन लोगों का भविष्य में बहुत बदलाव लाने के लिए कोशिश को जो हो रहे हैं, इससे हमें खुशी की बात है। तो आगे हमारी कोशिश ये है कि इसी तरीके से होम मिनिस्टर को भी ले आएंगे, यहाँ हायर एजुकेशन मिनिस्टर को लाएंगे, प्राइमरी एजुकेशन मिनिस्टर को लाएंगे। इसके बाद हमारा प्रोग्राम है कि सीएम को भी बुलाएंगे। इसके बाद में दिल्ली से अब्बास नकवी साहब को बुलाएंगे। उसके बाद हमारा प्रोग्राम है 2020 में इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर को बुलाने का है कि हम इस किस्म के सीनियर लीडर्स को बुलाएंगे, हमारे इदारे के हालात से वाकिफ़ कराएंगे, 50 साल से जो मेहनतें की जा रही हैं वो सब सामने लाएंगे, क्या हो रहा है सब बताएंगे। बीजेपी के अफराद जो लीडर्स हैं उनको दिखाया जाए कि किस तरह यहाँ पर काम हो रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी एक कोशिश है, इंशाअल्लाह आगे भी हम ऐसा करें कि हम बताएं कि हम इंसानियत जो हम अक़लियत हैं, जो मुसलमान हैं, हम चाहते हैं कि जो खिदमत हो रहे हैं ये सिर्फ तालीमी सतह पर
हम बिला मजहब हम खिदमत कर रहे हैं, तो ये हम बताना चाहते हैं। इल्म के मैदान के साथ साथ खेल के मैदान में भी दीनी मदारिस के तलबा अपने जौहर दिखा रहे हैं। बेंगलुरु में पहली मर्तबा दीनी मदारिस के दरमियान खेलों के मुकाबले मुनक्किद हुए। अब देखिए खास रिपोर्ट। हमें दीजिए इजाजत। आदाब। हम भी किसी से कम नहीं, ये जज्बा दीनी मदारिस के तलबा में बखूबी तौर पर देखने को मिला। कर्नाटक के दारुल हुकूमत बेंगलुरु में पहली मर्तबा दीनी मदारिस के तलबा के लिए स्पोर्ट्स टूर्नामेंट मुनक़िद हुई। शहर के 4 मदारिस जामिया इस्लामिया काशिफुल उलूम, मदरसा मदीनतुल उलूम, दारुल उलूम रियाजुल जन्ना और मदरसा हुसैनिया तालीमुल कुरान के तकरीबन 200 तलबा ने मुकाबलों में हिस्सा लिया। 6 से 25 साल तक की उम्र के तलबा ने अपनी सलाहियतों का खुलकर मुजाहरा किया। तलबा की जिस्मानी नशोनुमा के लिए इस तरह की कोशिश का उलमाए किराम ने खैर मकदम किया। और इस स्पोर्ट से हमें ताकतवर और सेहत तंदुरुस्ती मिलती है और हम इस ताकत से हम पूरे मुल्क की हिफाजत करेंगे और अपनी खुद भी हिफाजत करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बेंगलोर में पहली मर्तबा हो रहा है कि मदारिस के दरमियान में तलबा के अंदर एक चुस्ती पैदा करने के वास्ते। वैसा तो मदारिस वाले अपने अपने मदारिस में असरबाद और जुमेरात जुमा की छुट्टी में खेलते रहते हैं, लेकिन ऐसा मौका सारे मदारिस को मिलाकर पहली मर्तबा हमें मिला है। मकसद ये भी है कि आपस में मदारिस जो मुख्तलिफ मसलक के मदारिस हैं उनमें भी आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा हो और एक मुकाबले का जज्बा पैदा हो और इनके सेहत और तंदुरुस्ती के सिलसिले में भी ख्याल रखा जाए, तो ये बच्चे भी सेहत और तंदुरुस्त बनेंगे तो इंशाअल्लाह इस मुल्क की भी हिफाजत करने वाले बनेंगे। और बच्चे भी दिल खोल कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले साल में हर मदरसे को दावत दे करके यहाँ बुलाने की कोशिश करेंगे। मामूर स्पोर्ट्स टीम के तहत हुए इस 2 रोजा स्पोर्ट्स टूर्नामेंट का इफ्तिताह डीसीपी ईशा पंत ने किया। तिरंगा परचम लहराते हुए कौमी तराना के साथ मुकाबलों का आगाज हुआ। ईशा पंत ने मदारिस के तलबा के साथ काफी वक्त गुजारा और इस तरह की कोशिश को जरूरी करार दिया। डिसिप्लिन रहेंगे तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। जैसे आप लोग सभी मदरसा में पढ़ते हैं वहाँ पे, मगर अगर आप स्पोर्ट्स में ज्वाइन करेंगे तो एक अलग तरीके का डिसिप्लिन लाइफ में आता है, जो कि बहुत ज़रूरी है। एंड आई मस्ट कंग्रेचुलेट, आप सभी को मैं कंग्रेचुलेट करना चाहूँगी कि इतना अच्छा इनिशिएटिव आपने इन बच्चों के लिए लिया है, छोटे छोटे से लेकर बड़े बच्चों तक। दीनी मदारिस इस्लामी और इखलाकी तालीम का मरकज़ हैं। इन मदारिस में खेलकूद का भी इंतजाम होता है, लेकिन स्कूल और कॉलेजों की तरह मदारिस के दरमियान खेल के मुकाबले आम तौर पर नहीं होते। देर से ही सही इस कमी को दूर करने की कोशिश काबिले सताइश ही कही जा सकती है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बेंगलुरु से रऊफ अहमद हलूर की रिपोर्ट।